मेरा नाम साक्षी है। आज मैं आपको एक हॉस्पिटल में होने वाले क्राइम के बारे में बताने जा रही हूँ। हॉस्पिटल में कम उम्र की लड़कियाँ जो अपना अबॉर्शन करवाने आती हैं, लेकिन हॉस्पिटल में अबॉर्शन के टाइम पर नर्स उनकी बॉडी से एक ऐसी चीज़ चुरा लेती है जिसे हॉस्पिटल वाले बेचकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। यह राज जानकर आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। आज मेरी ड्यूटी का पहला दिन था। इससे पहले मैंने 2 साल लगातार इसी हॉस्पिटल में एएनएम किया था और मेरी पढ़ाई करने के साथ-साथ हम रोज़ाना अपनी ड्यूटी भी करते थे। लेकिन वह ड्यूटी हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन आज वाली ड्यूटी हमारे लिए कुछ अलग थी। हम सारे फ्रेंड्स नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद अब नर्स बन चुके थे और आज हम पहली बार ड्यूटी करते टाइम खुद को आज़ाद महसूस कर रहे थे। आज मेरी एक फ्रेंड आकृति एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते टाइम कहने लगी, आज का दिन कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही है। आज हम इस हॉस्पिटल के स्टूडेंट नहीं बल्कि यहाँ के एक मुकाम पर खड़े हो गए हैं। मैंने अपनी फ्रेंड की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज तो मुझे भी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। हम दोनों फ्रेंड्स अपनी बातें करने के साथ साथ अपना काम भी कर रहे थे। डॉक्टर बनना मेरा बचपन का सपना था। मैं शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। यह मेरी बहुत बड़ी चाहत थी। लेकिन मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह मुझे डॉक्टरी पढ़ा सकते। मेरे पापा एक छोटी सी कंपनी में नौकरी किया करते थे। घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चल रहा था, इसलिए मेरी पढ़ाई का खर्च कहाँ से पूरा हो सकता था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन लगता था कि बस मैं 10वीं तक ही पढ़ पाऊंगी, क्योंकि मैं घर की सबसे बड़ी बेटी थी। मुझसे छोटे मेरे भाई बहन भी थे। मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहा करती थी, उनकी दवाइयाँ का भी खर्च था। मुझसे छोटे मेरे एक भाई और एक बहन थे, उनके भी खर्च थे, क्योंकि आज के ज़माने में हर इंसान का अपना काफ़ी खर्च होता है। मैं बहुत इंटेलिजेंट थी। मेरे सर कहा करते थे, तुम बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो। क्या हुआ अगर तुम डॉक्टर नहीं बन सकती तो तुम नर्सिंग में एडमिशन ले लो, तुम हमेशा कामयाब रहोगी। इसमें तुम्हारे पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होंगे। यह सुनकर मैंने नर्सिंग में एडमिशन ले लिया था। मुझे डॉक्टर बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे पता था कि मैं कभी सपने में भी डॉक्टर नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि इस सपने को हकीकत बनाना बहुत महंगा था, जो हम जैसे गरीब लोग कभी पूरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैंने चुपचाप नर्सिंग में एडमिशन ले लिया, यही सोचकर कि क्या हुआ, मैं डॉक्टर नहीं बन सकती तो डॉक्टर के पास तो रह सकती हूँ, डॉक्टर के साथ मिलकर काम तो कर सकती हूँ। मेरे रिलेटिव्स और मेरे पेरेंट्स को लड़कियों का जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यह सब लोग लड़कियों को घर से बाहर निकलने पर ऐतराज़ करते थे और लड़कियों के जॉब करने को अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन मैंने मम्मी पापा को समझाया तो मेरे पापा को भी कोई ऐतराज़ नहीं था और मेरे जॉब लगने के बाद मैं उनको इतना कमा कर दे रही थी कि उससे घर का खर्चा चल रहा था। अब मुझे किसी को भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे मम्मी पापा खुद ही इस काम को निपटा लिया करते थे। वही अपने रिश्तेदारों से सवाल जवाब किया करते थे कि मैं नौकरी क्यों करती हूँ। इसी तरह से मुझे काफ़ी टाइम हो गया था और मेरा काम अच्छा चल रहा था और इन्हीं दिनों मेरे घर के हालात भी बहुत बेहतर हो गए थे। मैं जब छुट्टियों में अपने घर पर जाती थी तो मेरे मम्मी पापा मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। आखिर पूरे खानदान में मैं अकेली ऐसी लड़की थी जो कमाने लगी थी। हॉस्पिटल में हमारे दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। हमारे कुछ सीनियर्स बहुत अच्छे भी थे और हमें काम करने के बारे में नई नई बातें बताते रहते थे। शाम वाली शिफ्ट में नर्स को डिस्चार्ज बनाना था, मगर वह बिना बनाए ही चली गई थी और जब मैं और आकृति अपनी दूसरी शिफ्ट पर गए तो इंचार्ज हमें डांटने लगे। फिर एक और नर्स ने आकर उन इंचार्ज के कान में ना जाने क्या कहा था। वह कहने लगी, इसे बताओ मैं भी आ रही हूँ। ना जाने कौन आया था, मगर नर्स अनीता फ़ौरन ही वहाँ से चली गई थी। मैंने और आकृति ने ठंडी आहें भरी कि हमारी जान छूट गई थी, क्योंकि नर्स अनीता को किसी से नहीं बनती थी। उनकी बातचीत सिर्फ वार्ड बॉय अंकल से ही अच्छी थी, बाकी वह किसी से ढंग से बात तक नहीं किया करती थी। वार्ड बॉय अंकल अनीता नर्स के उम्र के ही थे। उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती थी। हालांकि वह अंकल एक जवान लड़के के पापा भी थे, लेकिन उनकी पत्नी मर चुकी थी, इसलिए वह दूसरी औरतों पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे थे। मैंने उन दोनों को कई बार चुपके चुपके बातें करते हुए सुना था और देखा भी था।
हॉस्पिटल का सारा स्टाफ कहता था कि इन दोनों के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती है। एक दिन मैं और आकृति वार्ड में जा रहे थे कि एक जवान लड़का और जवान सी खूबसूरत लड़की जो बहुत ही कम उम्र के लग रहे थे हमारे पास आकर नर्स अनीता के बारे में पूछने लगे। मैंने कहा, आपको उनसे क्या काम है और आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अगर आपको चेकअप करवाना है तो हम आपका चेकअप कर देते हैं। वह घबरा गए और कहने लगे, नहीं, मुझे सिर्फ नर्स अनीता के पास ही जाना है। उसके साथ जो लड़का आया था वह उसे कहने लगा, चलो हम आगे जाकर देख लेते हैं। वह लड़का देखने में तो काफ़ी अच्छे परिवार का लग रहा था और पढ़ा लिखा भी लग रहा था, लेकिन लड़की गरीब घर की लग रही थी। वह लड़का लड़की का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर आया था और उसका हाथ पकड़कर उसे आगे लेकर चला गया। मैंने कहा, यह दोनों भाई बहन तो नहीं लग रहे हैं। आकृति भी बड़ी गौर से उन दोनों को देख रही थी। कहने लगी, यह भाई बहन नहीं है और ना ही पति पत्नी है। आकृति कहने लगी, अगर यह दोनों पति पत्नी होते तो यह लड़की बड़े सुकून से होती, इस तरह से घबराई नहीं होती। देखो, यह लड़की बार बार अपना चेहरा छुपा रही है। इसने किस तरह से अपने चेहरे पर दुपट्टा ओढ़ रखा है और दुपट्टे से बार बार अपने चेहरे को ढक रही है। उसे डर है कि कहीं कोई उसे पहचान न ले। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सच में ऐसा ही था। वह लड़की बार बार अपने दुपट्टे से चेहरे को ढक रही थी। मैंने कहा, अच्छा तो यह बात है, यह कुछ और ही है। मगर इन जैसे प्रेमियों का अनीता नर्स से क्या काम है? आकृति हंसते हुए मुझे कहने लगी, तुम भी कमाल करती हो। अनीता नर्स गायनेक वार्ड में रहती हैं। वह लोग उसी तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि यह लड़की प्रेग्नेंट है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपना अबॉर्शन करवाने के लिए आई है। हैरत की वजह से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। वह लड़की 18 साल से कम उम्र की लग रही थी। मैंने कहा, लेकिन अनीता नर्स ऐसा कुछ नहीं करेंगी। वह तो इतनी सख्त हैं कि धक्के मारकर इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल देंगी। मुझे पूरा यकीन था कि ऐसा ही होगा। आकृति हंसते हुए कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने 2 साल कहाँ पर रहकर गुजारे हैं, जो तुम्हें अंदर की बातें पता ही नहीं है। मैंने चौंक कर आकृति की तरफ देखा और उसे कहने लगी, क्या कहना चाह रही हो? कैसी अंदर की बातें? आकृति कहने लगी, अबॉर्शन वह करवाती हैं जो कुंवारी लड़कियां शादी से पहले ही मां बन जाती है। अनीता नर्स और कुछ दूसरी नर्स उनके साथ मिलकर लड़कियों का अबॉर्शन कर देती हैं और इसके बदले में उन्हें काफ़ी ढेर सारे पैसे भी मिलते हैं। यह सब जानना ही मेरे लिए एक शौक की बात थी। मैं अपने काम से काम रखना ज़्यादा पसंद करती थी। पूरे हॉस्पिटल में मेरी सिर्फ आकृति के साथ ही बहुत गहरी फ्रेंडशिप थी, जबकि बाकी लड़कियों से बस मैं थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करती थी। मुझे इधर उधर के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, जबकि आकृति की हॉस्पिटल में काफ़ी लोगों से जान पहचान थी। डॉक्टर और नर्स के अलावा पेशेंट और उनके रिश्तेदारों से भी आकृति जान पहचान बना लेती थी। आकृति को सारे हॉस्पिटल की खबर रहती थी। मैंने अनीता नर्स के बारे में सुनकर पूछा, अगर तुम्हें इस बारे में पता है तो ऐसे काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि अनीता नर्स अबॉर्शन करती हैं, तो फिर किसी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई? वह कहने लगी, पहली बात कि शिकायत सुनी नहीं जाएगी और दूसरी बात कि शिकायत करने वाला खुद थक जाएगा और वह अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा, क्योंकि अनीता नर्स की जान पहचान काफ़ी ज़्यादा है। वह काफ़ी बड़े बड़े लोगों को जानती हैं। कुछ देर बाद हम अपने अपने वार्ड की तरफ चले गए थे। मेरे दिमाग में सारा दिन यही बातें घूमती रही थी। वह लड़की बार बार मेरी आंखों के सामने आती रही। वह बहुत कम उम्र की लड़की थी और अभी से इन गलत कामों में पड़ गई थी। उनके मम्मी पापा को अगर इस बारे में पता चलेगा तो उनको कितना अफसोस होगा कि उनकी बेटी उनका भरोसा तोड़ रही है। मगर फिर मैंने सोचा कि वह इसलिए तो अपना अबॉर्शन करवाने आई है ताकि किसी को इस बारे में पता ना चले। ऐसी लड़कियों को तो मार देना चाहिए जो अपने मम्मी पापा की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद देती हैं। मैंने अगले दिन आकृति से कहा, अनीता नर्स जैसे लोगों की वजह से ऐसी लड़कियों को और हौसला मिलता है गलत काम करने का। जब इन लोगों को पता चलेगा कि अबॉर्शन जैसा गैर कानूनी काम कोई नर्स नहीं करेगी तो यह लोग गलत काम करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। हमें अनीता नर्स के खिलाफ जाना चाहिए। हमें उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। यह सुनकर आकृति घबरा गई और कहने लगी, धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो हम दोनों फंस जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम यह बात अपने दिमाग से भी निकाल दो। आखिर तुम किस किस के खिलाफ लड़ोगी? हर तरफ यही हो रहा है। तुम बस इस बारे में सोचना छोड़ दो और अपने काम पर ध्यान दो।
मेरे अंदर यह प्रॉब्लम थी कि मेरे अंदर अच्छाई करने की क्वालिटी ज़्यादा छुपी हुई थी। मैं कुछ गलत होता हुआ नहीं देख सकती थी, मगर आकृति ने मुझे सख्ती से डांट दिया था कि कोई भी अनीता नर्स को कुछ नहीं कहेगा और ना ही उनके खिलाफ जाएगा। इससे तुम्हारी नौकरी को खतरा हो सकता है। मैं खामोश हो गई थी। पहले तो मैंने कभी गौर नहीं किया था, मगर अब मैं हॉस्पिटल में होने वाली छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान देने लगी थी और यह देखकर मैं दंग रह गई थी कि महीने में लगभग 10 से 12 केसेस अबॉर्शन के लिए आते थे। लेकिन एक और बात मैंने नोटिस की थी कि अक्सर लड़कियों के साथ एक ही औरत आई थी। वही औरत हर बार अलग अलग तरह की लड़कियों को लेकर आई थी। ऐसा लगता था जैसे वह कमीशन ले रही थी उन लड़कियों से, तभी तो उनको लेकर आती थी। मैं यह सब बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रही थी। आकृति मुझे हमेशा समझाती रहती थी कि तुम्हें क्या परेशानी है, वह लड़कियां अपनी मर्जी से यहाँ आती है। प्लीज़ तुम इस मामले से दूर रहो, वरना तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगी। तुम हर बात भूल जाओ और यह बात भी भूल जाओ कि वह औरत जिन लड़कियों को भी यहाँ पर लेकर आती है, उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाती है। वह सारी लड़कियाँ अपनी मर्जी से यहाँ पर आती है। इसलिए तुम ज़्यादा इस मैटर में पढ़ना छोड़ दो। मैं छुट्टियों में अपने घर चली गई थी। मेरी छोटी बहन 11वीं में पढ़ रही थी और भाई 8वीं में। मैं बहुत खुश थी कि चलो मेरे भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं, वरना उनकी पढ़ाई भी छूट जाती। मैं घर गई तो अपनी बहन का बिहेवियर देखकर मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। ऐसा लगा जैसे वह मुझे देखकर खुश नहीं हुई थी। मैंने नोटिस किया था कि वह कॉलेज से भी देर से आ रही है। मेरी माँ को तो जैसे उसकी परवाह ही नहीं थी। वह तो बस हमेशा बिस्तर पर लेटी रहती थी। मैंने माँ से कहा, माँ आपको अपनी बेटी पर नज़र रखनी चाहिए। आपको उससे पूछना चाहिए कि प्रिया कॉलेज से देर क्यों आ रही हो। माँ बेफिक्र होकर कहने लगी, मुझे अपनी बेटी पर बहुत यकीन है, मगर मुझे अपनी बहन के झूठे बहानों पर यकीन नहीं था। मैं जानती थी कि कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं करती है। हॉस्पिटल में कम उम्र की लड़कियों के हाल देख देख कर मैं बहुत परेशान हो चुकी थी और मेरे दिमाग में शक वाली बात पैदा हो गई थी। इसलिए मैं एक दिन बिना बताए ही छुट्टी के टाइम पर अपनी बहन के कॉलेज चली गई थी। मैंने उसे अपनी आंखों से एक लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर जाते हुए देख लिया था। यह देखकर मैं घबरा गई थी। वो जब घर आई तो मैंने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन माँ के सामने वह साफ मुकर गई थी और रोकर कहने लगी कि दीदी झूठ बोल रही है और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं किसी लड़के के साथ नहीं थी। माँ ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। शायद हमारे रिश्ते में फासले बढ़ गए थे। 4 दिन की छुट्टियां पूरी होने के बाद मैं वापस अपने हॉस्पिटल आ गई थी। एक हफ्ते बाद की बात है, जब माँ ने रोते हुए मुझे फ़ोन किया और कहने लगी, बेटी साक्षी तू ठीक कह रही थी, तेरी बहन प्रिया का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और इसने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दी है। यह प्रेग्नेंट हो गई है। यह सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। माँ मुझसे कह रही थी कि तुम अपने हॉस्पिटल में किसी से कहकर इसका अबॉर्शन करवा दो। तुम्हारे पापा इसकी शादी करवाने के लिए कह रहे हैं। अगर यह बात किसी को पता चल गई तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। तुम्हारी तो हॉस्पिटल में बहुत जान पहचान होगी, इसलिए अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। मैं हॉस्पिटल में आने वाली कुंवारी लड़कियों को नफरत से देखती थी और आज मेरी बहन इस तरह की निकल गई थी। माँ ने उसे मेरे पास भेज दिया था। अब मैं क्या कर सकती थी? मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी कि यह मेरी बहन है, नहीं तो मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट होती। ऐसे में मुझे अनीता नर्स की याद आई थी। अब वही थी जो मेरी बहन का अबॉर्शन कर सकती थी। मैंने इस बारे में आकृति से बात की। मैंने कहा, मैं नहीं चाहती कि अनीता नर्स को पता चले कि यह मेरी बहन है। मैं किसी और के साथ इसको भेजना चाहती हूँ। वह कहने लगी, फिर तुम उस औरत से बात करो जो ऐसी लड़कियों को यहाँ पर लेकर आती है। आकृति ने भेस बदलकर एक दिन उस औरत से बात की और उसको सारी बात बताई। उसे कुछ पैसे भी दिए। अगले ही दिन वह औरत मेरी बहन को लेकर अनीता नर्स के पास चली गई थी। मेरी बहन जब वापस आई तो मैंने कहा, क्या हुआ, तुम्हारा काम हो गया? वह कहने लगी, नहीं, यह लोग यहाँ काम नहीं करते। वह 1-2 टेस्ट करते हैं, कहीं अबॉर्शन होने की वजह से जान को खतरा ना हो जाए। बाकी का काम ये कहीं और करते हैं। मैंने कहा, तुम इसी औरत के साथ चली जाना। वहाँ भी मैं बहुत मजबूर हो गई थी। जिस काम को गलत और गैर कानूनी मैं कहा करती थी, आज ऐसा वक्त आ गया था कि वही काम खुद करवाना पड़ रहा था, वह भी अपनी बहन के साथ। मैं नहीं चाहती थी कि अनीता नर्स को जरा भी शक हो कि यह लड़की मेरी बहन है, इसलिए मैंने उस औरत के साथ उसे भेज दिया था।
मेरी बहन का अबॉर्शन हो गया था और उसके बाद वह अपने घर चली गई थी। आकृति ने मेरा बहुत साथ दिया था, वरना यह सब कुछ इतना आसान नहीं होता। मेरे पूरे 1 महीने की सैलरी इसी काम में खर्च हो गई थी। छुट्टी मिली तो मैं घर चली गई थी। प्रिया को देखकर मैं चौंक गई थी। वह पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बीमार लग रही थी। उसकी हालत भी बड़ी अजीब सी हो रही थी। मैंने सोचा कि गलत काम कोई करेगा तो ऐसा ही होगा। मैं यही समझती थी कि यह सब अबॉर्शन के साइड इफ़ेक्ट है और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। वैसे भी मैं अपनी बहन से नाराज़ थी और उससे बात भी नहीं कर रही थी। इसलिए मैं अपने घर 1 दिन रहकर ही वापस आ गई थी। जब हॉस्पिटल वापस आई तो आकृति ने बड़ी अजीब सी बात बताई। कहने लगी, तुम्हें पता है कि कल क्या हुआ था? मैंने पूछा, बताओ क्या हुआ था? वह मुझे बताने लगी, एक लड़की आई थी। उसका 1 महीने पहले अबॉर्शन किया गया था। वह लड़की हॉस्पिटल में आकर बुरी तरह से शोर मचा रही थी। वह बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अनीता नर्स की तो जान पर बनाई थी। यहाँ तक कि बात मार पिटाई पर उतर आई थी। हॉस्पिटल में बहुत हंगामा हो गया था। अनीता नर्स उसे अपने केबिन में ले गई थी, लेकिन वह लड़की ना जाने क्या चुराने की बात कर रही थी। कह रही थी कि तुमने और तुम्हारे स्टाफ के लोगों ने अबॉर्शन करने के बहाने से मेरे बॉडी से कुछ चुरा लिया है। मैं तुम लोगों पर पुलिस केस कर दूंगी। आकृति की बात सुनकर मैंने उलझते हुए पूछा, मेरी कुछ समझ नहीं आया, इसका क्या मतलब कि अबॉर्शन के बहाने मेरे शरीर से कोई चीज़ चुरा ली? उसकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वह। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। आकृति अफसोस में होकर कहने लगी, मैंने उस लड़की को देखा था। बेचारी का बहुत बुरा हाल हो रहा था और उसके चेहरे का कलर तो बिल्कुल पीला पड़ा था, जैसे उसके शरीर से बहुत सारा खून निकाल लिया गया हो। आंखों के नीचे काफ़ी डार्क सर्कल हो रहे थे और बेचारी की हालत इतनी बुरी थी कि उसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। मुझे यकीन है कि अबॉर्शन के नाम पर ज़रूर कुछ बुरा किया गया है उसके साथ। आकृति की बातों पर मैं चौंक गई थी। ऐसी हालत तो मेरी बहन प्रिया की भी हो रही थी, क्योंकि वह भी बहुत कमज़ोर हो रही थी और उसके भी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो रहे थे। माँ ने कहा था कि जब से अबॉर्शन करवा कर आई है, तभी से कमज़ोर होती चली जा रही है और हमेशा शरीर में दर्द और कमज़ोरी बताती रहती है। मेरी माँ मुझे कह रही थी कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ, लेकिन मैं अपनी बहन से नाराज़ थी, इसलिए उसको इग्नोर करके यहाँ चली आई थी। आकृति की बातें सुनकर अब मुझे याद आ रहा था कि मेरी बहन की हालत भी काफ़ी ख़राब थी। मैं शॉक्ड रह गई थी। आकृति बिल्कुल सही कह रही थी। इसका मतलब है कि मेरी बहन के साथ भी कुछ गलत किया गया था। वह भी बहुत कमज़ोर होती जा रही थी, जैसे कि उसमें जान ही ना हो। मैंने फ़ौरन ही अपनी माँ को कॉल करके प्रिया को हॉस्पिटल लाने के लिए कहा। मैंने सारी बात आकृति को भी बता दी थी, तो वह कहने लगी, हम यहाँ से नहीं बल्कि कहीं और दूसरे हॉस्पिटल में प्रिया का टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि गड़बड़ का पता तो हमें दूसरे हॉस्पिटल में सही चल पाएगा। हमने एक और हॉस्पिटल में प्रिया का टेस्ट करवाया तो हमारे सामने एक ऐसी हकीकत आई जिसे सुनकर हमारे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। आकृति और मैं भागते हुए अपने हॉस्पिटल आए। नर्स अनीता इतनी हद तक गिर जाएगी हमने कभी सोचा भी नहीं था। मामला सिर्फ अबॉर्शन से बढ़कर कहीं आगे का था। अगर मेरी बहन के साथ ऐसा ना हुआ होता तो शायद हमें कभी इस बारे में पता ही नहीं चलता कि इस हॉस्पिटल में कैसा घिनौना खेल खेला जा रहा है। आकृति कहने लगी, आज तक तो मैं तुम्हें रोकते आई थी, मगर अब मामला इज्जत से बढ़कर जान पर आ चुका है। हमें अनीता नर्स की सच्चाई लोगों के सामने लानी ही होगी। जितने भी लोग इस काम में मौजूद हैं, हमें उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। हमने हॉस्पिटल में सबसे पूछा कि नर्स अनीता कहाँ पर है, तो पता चला कि वह छुट्टी पर शहर से बाहर कहीं गई है। अब सिर्फ एक ही रास्ता था कि हम उस औरत तक पहुँचने की कोशिश करें जो लड़कियों को अपने साथ हॉस्पिटल में लेकर आती थी। मगर हम उस औरत के बारे में भी नहीं जानते थे। उसके घर का एड्रेस भी हमें पता नहीं था, लेकिन मेरी बहन ने बताया था कि मैं उसके इलाके का नाम जानती हूँ। वह औरत फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी कि मैं मुंबई के मीरा रोड इलाके में रहती हूँ। मैं और आकृति एक पुलिस ऑफिसर के पास गए और हमने उनको सारी बात बता दी। वह कहने लगे, सबसे पहले हमें उस औरत तक पहुंचना होगा जो शिकार पकड़ कर लाती है। सीसीटीवी कैमरा से उस इलाके की फुटेज देखकर उसके घर के एड्रेस का पता किया जा सकता है। उस ऑफिसर ने वहीं बैठे बैठे फ़ोन किया और फुटेज मंगवा ली थी। सीसीटीवी कैमरे से एड्रेस मालूम हो गया था। जैसे ही हम उस औरत के घर के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे की बेल बजाई तो पता चला कि इस घर में तो कोई ऐसी औरत रहती ही नहीं है।
एक लड़के ने दरवाज़ा खोला और कहने लगा कि हम सिर्फ बाप बेटा ही इस घर में रहते हैं, यहाँ कोई ऐसी औरत नहीं रहती। हमने उस औरत की फ़ोटो सीसीटीवी से निकाली और उस लड़के को दिखाई, तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया था। वह कहने लगा, आप चाहो तो हमारे घर की तलाशी ले सकते हो, और फिर भी यकीन नहीं आए तो आसपास के लोगों से भी इस बारे में पूछ सकते हो। हमारे घर पर ऐसी कोई औरत नहीं है। हम लोग मायूस होकर वापस पलटने लगे जब उसकी आवाज़ पर हमारे कदम रुक गए थे। उसने कहा था, लेकिन एक मर्द के वेश में औरत जरूर है। उसकी इस बात से हमारे कदम रुक गए थे और हम तीनों पलटकर उसकी तरफ देखने लगे थे। उसने कहा, आप अंदर आइए, मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आपको पूरी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। उसने बताया कि मैं एक भाई हूँ, हमारे घर में कोई औरत नहीं है। मेरी माँ काफ़ी साल पहले ही हमें इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी और मेरी कोई बहन भी नहीं है। मैं अपने मम्मी पापा का एक ही बेटा हूँ। मैं सारा दिन ऑफिस में काम करता रहता हूँ और मेरे पापा सारा दिन घर पर रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस करने लगा हूँ कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर में कोई औरत रह रही है। घर में काफ़ी दिनों से कुछ अजीबोगरीब हादसे होने लगे हैं। उस दिन मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी था, लेकिन मुझे कार की चाबी नहीं मिल रही थी क्योंकि मैं कार से ऑफिस जाया करता था और मुझे देर भी हो रही थी। इसलिए मैं अपने पापा से पूछने के लिए उनके कमरे में चला गया था। वह अपने कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं वापस आने लगा, लेकिन यह देखकर रुक गया था कि बेड पर एक गुलाबी रंग की साड़ी रखी हुई थी। मैंने जाकर हैरानी से देखा तो वह साड़ी ही थी। मैं हैरान रह गया था कि यह क्या है और यह किसकी है। मैं बहुत परेशान हो गया था उसे देखकर कि ना जाने ये किसकी है और यह क्या मामला है। किसी औरत की साड़ी हमारे घर पर क्या कर रही है? हमारे घर में तो कोई औरत ही नहीं है। मैंने अपने पापा से पूछने के बारे में सोच लिया था, लेकिन मैं जब काम से आता था तो आते आते रात हो जाती थी। थकान इतनी ज़्यादा हो जाती कि हम लोग खाना खाते ही अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते थे। ऐसे में कई बार मैंने सोचा कि पापा से पूछूं, मगर मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। एक दिन आधी रात को जब अचानक से मेरी आँख खुली तो पानी लेने के लिए किचन में जा रहा था, और जब पापा के कमरे के सामने से गुजरा तो मुझे ऐसा लगा कि अंदर से किसी औरत के बोलने की आवाज़ आ रही है। फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ गलतफहमी हो रही होगी। पापा के कमरे से भला किसी औरत की आवाज़ कैसे आ सकती है? हो सकता है वह टीवी में फ़िल्म देख रहे होंगे। फिर मुझे याद आया कि हमारे घर में तो किसी के भी कमरे में टीवी ही नहीं है जो पापा टीवी देखेंगे। मैं भी घबराहट में ना जाने टीवी का बहाना क्यों बना दिया था। पता नहीं मेरे पापा क्या करते फिर रहे थे। रात के खाने में बाल निकल रहे थे तो मैं पापा से मजाक में कहने लगा, पापा अब तो रोज़ खाने में लंबे लंबे बाल निकल रहे हैं, सब ठीक तो है ना? कहीं आप चोरी चुपके मेरी सौतेली माँ को तो नहीं लेकर आए हैं, जो रोज़ अपने खुले हुए बाल खोलकर खाना पकाती है। मैंने देखा कि मेरे इस मजाक पर मेरे पापा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन भी बदल गए थे, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वह कोई जवाब दिए बिना घर से बाहर निकल गए थे। मैं जल्दी से उठकर बाहर चला गया था, मगर बाहर तो कोई औरत ही नहीं थी। हैरत की बात तो यह थी कि पापा अब घर और घर से बाहर काफ़ी दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे। एक दिन मैं घर पर ही था ताकि देख सकूं कि हमारे घर पर कौन सी औरत आती है या हमारे घर में ही मौजूद है। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ जैसे घर में बहुत ज़्यादा खामोशी छाई हुई है। मैं बाहर निकल कर देखा तो पापा मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। मैं बहुत परेशान होकर कमरे में आ गया था क्योंकि मेरा प्लान फेल हो गया था। अचानक मुझे याद आया कि गलती तो मेरी ही थी। इस बात के बारे में तो पापा को पता होगा कि मैं घर पर ही हूँ। मुझे ऐसा प्लान बनाना चाहिए था कि मैं घर में ही छुपकर रह जाता और पापा को इस बारे में पता नहीं चलता कि मैं घर पर हूँ। तभी मैं राज पता कर सकता था। मुझे लगता था पापा किसी औरत से मिलने जाते हैं। अगले दिन दरवाजे पर जाकर मैंने तेज आवाज़ से कहा, पापा मैं बाहर जा रहा हूँ, आप दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। बाहर निकलते ही मैं जल्दी से घर आकर अपने कमरे में छुप गया था। थोड़ी देर बाद पापा किचन से निकले और अपने कमरे में चले गए थे। मैं अपने कमरे की खिड़की से छुपकर सब कुछ देख रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि पापा के कमरे से कोई औरत बाहर निकलकर किचन में गई थी। मैं हक्का बक्का खड़ा हुआ देख रहा था और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जल्दी से चोरी चोरी मैं कमरे से बाहर निकला और जो देखा था उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि उस औरत के रूप में कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा ही थे।
मैं तो यह देखकर दंग रह गया था कि मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ। मैं बार बार ठीक से देखने की कोशिश कर रहा था कि शायद यह मेरी नज़र का धोखा भी हो सकता है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। वह पापा ही थे जो औरत के रूप में थे। उन्होंने औरतों वाली साड़ी पहनी हुई थी और सर पर लंबे बालों के बिग भी पहन रखे थे और कुछ गुनगुनाते हुए वह बड़े मज़े से किचन में खाना बना रहे थे। यह सब देखकर इतने दिनों से जो शक का कांटा मेरे दिल में चुभ रहा था, वह अब दूर हो गया था कि कोई औरत का चक्कर नहीं, क्योंकि मेरे पापा ने खुद औरत के कपड़े पहने हुए थे और वह औरत के रूप में थे। मगर अब सवाल यह पैदा हो गया था कि पापा आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे थे? वह क्यों औरत बनना चाह रहे थे? मैं अगले दिन फिर से घर में चोरी चुपके रह गया था और पापा को मैंने अपनी आंखों से औरतों वाले कपड़े चेंज करते हुए देखा था। वह बिल्कुल औरत के रूप में बदल जाते थे। अब तो यकीन ना करने वाली कोई बात ही नहीं थी। मैंने देखा कि पापा ने अपनी साड़ी का बड़ा सा पल्लू अपने सर पर रख लिया था और अपने चेहरे को ढककर बड़ी सावधानी के साथ घर से बाहर झांक रहे थे कि घर के बाहर कोई मौजूद तो नहीं है। बड़ी तेजी के साथ दरवाज़ा बंद करके बाहर चले गए थे। मैं भी फौरन पापा के पीछे पीछे ही चलने लगा। उन्होंने ऐसा रूप बदल रखा था कि किसी को शक भी नहीं हो सकता था कि कोई औरत नहीं बल्कि मर्द जा रहा है। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने चेहरे को छुपा रखा था। मैं लगातार अपने पापा के पीछे पीछे जा रहा था। वह जल्दी ही एक बड़ी सी कोठी के अंदर चले गए थे। मैं भी अंदर जाने लगा तो मुझे गेट पर ही वॉचमैन ने रोक लिया था। वह कहने लगा, अरे भाई, उठकर अंदर कहाँ चले जा रहे हो? मैंने कहा, अभी अभी जो औरत अंदर गई है वह कौन है? उस वॉचमैन ने बताया कि वह मालकिन की खास नौकरानी है। मैंने कहा, मैं इस नौकरानी का बेटा हूँ। उनका कुछ पर्सनल सामान घर पर रह गया है, मैं वही देने के लिए आया हूँ। मैं बहाना बनाकर अंदर चला गया था, लेकिन अंदर का तो माहौल ही बदला हुआ था। मैंने देखा कि अंदर एक स्पेशल कमरा था। उस कमरे के अंदर एक नर्स और मेरे पापा औरत के रूप में मौजूद थे। वहाँ पर किसी लड़की का ऑपरेशन चल रहा था। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। मुझे बस इतना ही पता है, ये कल की ही बात है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरे अपने पापा से इस बात को पूछने की हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं किस तरह से इस बात की शुरुआत करूँ। फिर मुझे सब कुछ समझ आ गया था कि ये सब कुछ पैसों के लिए हो रहा था। उस लड़के की बात पूरी हो गई थी। मैंने उस लड़के से पूछा कि क्या तुम हमें उस जगह का एड्रेस बता सकते हो? उसने एड्रेस बताया तो मैं और आकृति पुलिस के साथ उस एड्रेस पर चले गए थे। वह घर अनीता नर्स का था। हम बिल्कुल टाइम पर पहुंच गए थे, क्योंकि वहां पर अभी ऑपरेशन शुरू होने ही वाला था। पुलिस ने टाइम पर छापा मारकर उन लोगों को पकड़ लिया था। सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात पर हुई थी कि इस औरत के भेष में उस लड़के के पापा वह आदमी थे जो रात की शिफ्ट में हमारे हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की नौकरी किया करते थे। जब मेरी बहन की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने उसे बता दिया कि मेरी बहन की बॉडी से एक किडनी निकाली गई है, और यह काम तभी किया गया था जब उसका अबॉर्शन करने के लिए उसे बेहोश किया गया था। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि वह लोग इतना घिनौना काम भी कर सकते हैं। वह लोग बहुत बड़ा पाप कर रहे थे। यह गैर कानूनी काम था। वह आदमी औरतों का रूप धारण करके लड़कियों को अनीता नर्स के पास ले जाता था। वह एक डॉक्टर की मदद से उनके बच्चों को गिरवाकर उनकी बॉडी से किडनी निकालकर बेच दिया करते थे। इन पार्ट्स को आगे बेचने का काम भी वह आदमी ही किया करता था, जो औरत के रूप में इस सब की डील करने वाला था। वह ऐसा इसलिए करता था क्योंकि वह किसी की पहचान में ना आ सके, क्योंकि उसकी नाइट ड्यूटी होती थी। इसलिए सारा दिन वह यही काम करते थे और ज़्यादा गरीब लड़कियों को टारगेट किया करते थे, ताकि वह लड़कियां कल को उनके खिलाफ कुछ कर ना सके। पुलिस ने नर्स अनीता, वार्ड बॉय और इस काम में जितने भी लोग शामिल थे उन सभी को अरेस्ट कर लिया। मैं खुश हुई थी कि मेरी वजह से यह सारे लोग पकड़े गए थे। मुझे और आकृति को लोगों की तरफ से बहुत प्यार मिला था। हमने अपनी नौकरी को खतरे में डालते हुए इस खतरनाक काम को अंजाम दिया था। आरोपियों को बेनकाब कर दिया था और बाकी लड़कियों को बचा लिया था। हॉस्पिटल का सारा स्टाफ हमसे बहुत खुश हुआ था और डॉक्टर साहब ने तो हमारी सैलरी भी बढ़ा दी थी। मैं और आकृति अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। मेरी बहन अपनी गलती पर आज भी शर्मिंदा होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।